तो आज जानेंगे इतिहास के एक ऐसे अनकहे हिस्से के बारे में जिसने पूरे विश्व के भूगोल और अर्थशास्त्र को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। तो अपनी सीट की पेटियां बांध लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रंजीत। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे इजराइल और पैलेस्टीन के बीच चल रहे युद्ध के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या वो मेन रीजंस रहे हैं जिसकी वजह से ये युद्ध एक भयानक रूप लेता जा रहा है। दोस्तों, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको इजी से इजी वे में पूरी जानकारी दे सकूं इस वॉर के बारे में। और दोस्तों, हम ये भी जानेंगे कि क्यों पूरा वर्ल्ड इस युद्ध के बारे में चर्चा कर रहा है। Israel and Hamas have published differing accounts of the damage dealt and received. Moment, all communications from the embattled Hamas-run territory appear to have gone dark. Gaza itself lit up by explosions under sustained bombardment, airstrikes, tank, artillery, and machine gun fire heard by our team on the Israeli side of the border. तो दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम अपने प्यारे देश भारत से। भारत से इजराइल की दूरी लगभग 4,532 किलोमीटर है। इजराइल चारों तरफ से अरब कंट्री से घिरा हुआ है, जैसे कि इजिप्ट, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, सीरिया और इराक। बीच में एक छोटा सा देश है इजराइल। छोटा सा देश होने के बावजूद भी इजराइल को एक पावरफुल देश माना जाता है। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो 2021 की जनगणना के अनुसार यहाँ की पॉपुलेशन है लगभग 93.6 लाख। तो आइए चलते हैं सीधा इजराइल के अंदर और जानते हैं इसकी ज्योग्राफी के बारे में। ये जितना भी आप कलर रीजन देख रहे हैं पूरा इजराइल का एरिया है और ये है वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक के जस्ट ऑपोजिट ये है गाजा स्ट्रिप। गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक मिलकर एक कंट्री बनाते हैं जिसका नाम है पैलेस्टीन। गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक अभी भी इजराइल के कंट्रोल में आते हैं। और जो ये वेस्ट बैंक है यहाँ पे एक पार्टी रूल करती है जिसका नाम है पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और गाजा स्ट्रिप पे एक और पार्टी रूल करती है जिसका नाम है हमास। रिसेंटली आपने न्यूज़ में सुना होगा कि 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पे अटैक किया और रिटेलिएशन में इजराइल ने भी हमास पे अटैक किया और अभी भी ये वॉर कंटिन्यूसली चल रही है। आगे चलकर हम इस वीडियो में हमास और पीएलओ के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इसी बीच इजराइल के अंदर एक और लोकेशन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ये जो ब्लिंकिंग स्टार में आप लोकेशन देख रहे हैं इसे कहते हैं जेरूसलम। जेरूसलम एक ऐसी लोकेशन है जो पूरे वर्ल्ड में रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से 3 रिलीजन के लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन मानी जाती है। तो पहला रिलीजन है इस्लामिक रिलीजन, और दूसरा है जूइश या फिर जुडेशियम, और तीसरा रिलीजन है क्रिश्चियनिटी। इन तीनों रिलीजन के लोगों का दावा ये है कि जेरूसलम उनके रिलीजन को बिलोंग करता है, पर अभी जेरूसलम यूनाइटेड नेशंस के अंडर आता है, जिसकी वजह से ये लोकेशन एक चर्चा का विषय बनी हुई है। आगे चलकर इस वीडियो में जेरूसलम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। चलते हैं आगे और जानते हैं इजराइल के इतिहास के बारे में। तो ये समय था 6 से 4 BCE के बीच का, जब इजराइल में जन्म होता है जीसस क्राइस्ट का। जीसस क्राइस्ट ने एक जूइश परिवार में जन्म लिया। एक जूइश होने के बावजूद जीसस क्राइस्ट ने पूरे विश्व में क्रिश्चियन धर्म का प्रचार किया, ठीक वैसे ही जैसे महात्मा बुद्ध एक हिंदू होने के बावजूद उन्होंने पूरे विश्व में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। पर जूइश लोगों को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और आगे चलकर उन्होंने जीसस क्राइस्ट को जेरूसलम में ही एक क्रॉस पे बांध दिया और वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद 70 AD में रोमन इजराइल के अंदर आते हैं और जूइश लोगों पर हमला करते हैं, और इस वॉर में रोमन्स की विजय होती है, जिसकी वजह से जूइश लोगों को इजराइल छोड़कर यूरोप की तरफ भागना पड़ता है और आगे चलकर जूइश लोग यहीं पर जाकर बस जाते हैं। ये जो मैप आप देख रहे हैं ये है इजराइल का मैप इंडिपेंडेंस से पहले, जिसमें जूइश लोग काफ़ी कम मात्रा में रहते थे, और ये पूरा जो ग्रीन एरिया आप देख रहे हैं ये पैलेस्तीनियों का था। पर बाद में धीरे धीरे यूरोप से जूइश लोग इजराइल के अंदर आते हैं और यहाँ पर अपना कब्जा करना शुरू कर देते हैं। आगे चलकर हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे धीरे धीरे जूइश लोगों ने पूरे पैलेस्टीन पर कब्जा किया। तो आइए, समय हो चुका है ये जानने का कि इजराइल को क्यों बनाया गया। ऐसा माना जाता है कि
ज्यू और इस्लामिक रिलीजन दुनिया में किसी भी रिलीजन के लोगों के साथ रह सकते हैं, पर एक दूसरे के साथ कभी नहीं रह सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके धर्मों में ज़मीन आसमान का फ़र्क माना जाता है। इसीलिए इजराइल को एक कंप्लीट स्ट्रेटजी से वेस्टर्न कंट्रीज़ द्वारा मिडिल ईस्ट में प्लेस कर दिया जाता है, और दो ऐसे मेजर रीजंस रहते हैं जिसकी वजह से इजराइल को मिडिल ईस्ट में प्लेस कर दिया गया। इसमें जो सबसे पहला रीज़न था वो था स्विस कैनाल। स्विस कैनाल एक ऐसी लोकेशन जहां से पूरे वर्ल्ड का मैक्सिमम ट्रेड होता है, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जिसका इस लोकेशन पर कब्जा वो पूरे वर्ल्ड की पावर बन जाएगी। और उसी बीच मिडिल ईस्ट के अंदर ऑयल की डिस्कवरी हो चुकी थी, जिसका सीधा मतलब ये है कि मिडिल ईस्ट की कंट्री ऑयल बेचकर उससे आने वाले पैसे से वहाँ के इंडस्ट्री को, एजुकेशन को और जीडीपी को ग्रो करती, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ को पूरी तरीके से नामंजूर था। और इसी वजह से उन्होंने मिडिल ईस्ट के अंदर इजराइल नाम का एक बम्बू दिया और एशिया के अंदर पाकिस्तान नाम का एक बम्बू दिया। तो अब शुरू होती है वेस्टर्न कंट्रीज़ की वो फेरी टेल स्टोरी, जिसका पता मैक्सिमम लोगों को आज तक नहीं चल पाया है। तो आइए इस स्टोरी को कुछ इस तरह से समझते हैं कि जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ है उनकी मेन यूएसपी है वेपन्स बनाना। अगर इन कंट्रीज़ को ग्रो करना है तो इन्हें ये वेपन्स पूरे वर्ल्ड में बेचने पड़ते, और उसी समय मिडिल ईस्ट के अंदर ऑयल डिस्कवर हो चुका था। तो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के लिए ये तो सिंपल सा फंडा था कि वो पूरे वर्ल्ड में ऑयल बेचते और उससे आने वाले पैसे से वो अरब वर्ल्ड को एक पावरफुल वर्ल्ड बना देते। और इसी के साथ साथ वेस्टर्न कंट्रीज़ को ये बहुत अच्छी से मालूम था, अगर किसी भी चीज़ को आगे बढ़ने से रोकना है तो उसे तोड़ दो। तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पर एक स्ट्रेटजी अपनाई, डिवाइड एंड रूल की। और इसके लिए इन्होंने मिडिल ईस्ट के अंदर इजराइल को प्लेस कर दिया और एशिया के अंदर पाकिस्तान बना दिया, ताकि ये कंट्रीज आपस में ही लड़ती रहे और लड़ने के लिए इन्हें जो वेपन्स चाहिए ये वेस्टर्न कंट्री से लेती रहे। आगे चलकर इनकी ये स्ट्रेटजी सक्सेसफुल भी रही, और आज भी भारत को मैक्सिमम वेपन वेस्टर्न कंट्रीज या मैं कहूँ यूरोप से भी लेने पड़ते हैं। और अगर हम सेम सिचुएशन को भारत के नज़रिए से देखें, जब 1947 में ब्रिटिशर्स भारत को आज़ाद कर रहे थे तो उस समय इन्हें डर लग रहा था कि कहीं आगे चलकर भारत फिर से एक पावरफुल देश न बन जाए। तो इसलिए इन्होंने भारत के साथ साथ उस समय पाकिस्तान को बना दिया, ताकि ये कंट्री आपस में लड़ती रहे और कभी भी डेवलप ना हो सके। और शायद जिस पैसे को हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एजुकेशन या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ में लगा सकते थे, ना चाहते हुए भी हमें उस पैसे से बाहर से वेपन्स खरीदने पड़ते हैं, ताकि हम अपने आप को सेफ फील करा सके। मेरा इस वीडियो को बनाने का यही मकसद है कि आज का यूथ ये जान सके कि हम हिंदू और मुस्लिम के इस प्रोपेगेंडे को छोड़कर किस तरीके से अपने देश को डेवलप कर सकते हैं, हम उसके बारे में सोचना चाहिए। और हाँ, आपको क्यों लगता है आज भी यूएसए इजराइल को सपोर्ट करता है और क्यों आज भी चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है? आई होप धीरे धीरे आप सबको ये बातें समझ आ रही हो। और अब कैसे यूएसए वेस्ट में बैठे बैठे इजराइल की मदद से पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर रहा है और एक पावरफुल देश बन चुका है। और अब समय आता है 1897 का, जब स्विट्जरलैंड के बैसल में एक मूवमेंट स्टार्ट होती है, इसका नाम है ज़ियोनिज्म। इसमें कहा जाता है कि पैलेस्टीन इज द होमलैंड ऑफ ज्यूइश पीपल। इसके बाद जितने भी ज्यूइश लोग हैं वो यूरोप से धीरे धीरे पैलेस्टीन की तरफ आने लग जाते हैं। इसके पीछे के दो बड़े मेन रीजंस ये थे, पहला था स्विस कैनाल और दूसरा था वहाँ पे ऑयल मिल चुका था इस समय। और इसके बाद 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जितने भी अरब कंट्रीज हैं वो ब्रिटिशर्स के अंडर थे, मीन्स ब्रिटिशर्स यहाँ पर रूल कर रहे थे। तो ब्रिटिशर्स ने सारे अरब वर्ल्ड से ये कहा कि अगर आप हमें इस वर्ल्ड वॉर में फेवर करोगे तो आगे चलकर हम आपको पूरा अरब वर्ल्ड बना के देंगे। और इसके बाद 1917 में रशिया में रेवोल्यूशन होती है, जिसमें कम्युनिज्म जीत जाता है, क्योंकि रशिया की बाउंड्री डायरेक्टली अरब वर्ल्ड से कनेक्ट थी, तो इसका इफेक्ट अरब वर्ल्ड पे पड़ना लाजमी था। और आगे चलकर कहीं पूरा अरब वर्ल्ड कम्युनिज्म की मांग न करने लगे, इसका ब्रिटिश आर्मी को पूरा डर सता रहा, और उसके साथ साथ वहाँ मिलने वाले ऑयल से भी उन्हें हाथ धोना पड़ता। तो इसलिए ब्रिटिशर्स ने अरब वर्ल्ड से सिर्फ सऊदी अरब को उन्हें वापस किया और बाकी जगहों पर अपना कंट्रोल बनाए रखा। और इसके बाद 1917 में ही आता है बेल्फोर डिक्लेरेशन। ब्रिटिश के फॉरेन मिनिस्टर
बेल्फोर ने ये डिक्लेयर किया कि पैलेस्टीन इज द होमलैंड ऑफ ज्यूश पीपल। और आगे चलकर पैलेस्टीनियों ने इसका बहुत बढ़ चढ़कर विरोध किया कि ज्यूश लोगों का पैलेस्टीन से कोई लेना देना नहीं है। पर इसके बावजूद फिर भी पूरे वर्ल्ड से ज्यूश लोग पैलेस्टीन की तरफ आने लगे। ये जो आप मैप देख रहे हैं ये पैलेस्टीन के 4 मैप कि किस तरीके से पैलेस्टीन ने 1947 और उसके बाद अपना लैंड लॉस किया। 1947 से पहले पैलेस्टीन काफी ज्यादा मात्रा में लैंड एक्वायर करता था, पर जब 1948 में पैलेस्टीन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया तो धीरे धीरे उसके बाद ज्यूइश लोग पैलेस्टीन के अंदर आने लग जाते हैं और वहां पर अपना लैंड एक्वायर करने लग जाते हैं और वहां पर केवल वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप पे पैलेस्टीनी रह जाते हैं, बाकी सारा एरिया इजराइल के अंडर आ जाता है। और आगे चलकर जैसे ही इजराइल 1948 में आज़ाद होता है उसके अगले दिन ही पूरा अरब वर्ल्ड मिलकर इजराइल पे अटैक करने लग जाता है। पर सरप्राइजिंगली इजराइल इन सभी कंट्रीज को हराकर इस वॉर को भी जीत जाता है। और आगे चलकर इजराइल से लड़ने के लिए पूरा अरब वर्ल्ड पैलेस्टीन के अंदर 1964 में एक पार्टी बनाता है जिसका नाम था PLO और उसके लीडर बनते हैं यासिर अराफात। इसके बाद अगेन पूरा अरब वर्ल्ड PLO के साथ मिलकर 1967 में इजराइल पर फिर से अटैक कर देता है। इसे 6 डेज वॉर भी कहते हैं और इस वॉर में अगेन इजराइल सबको सरप्राइज कर देता है और इस वॉर को जीत जाता है। और आगे चलकर पूरे अरब वर्ल्ड और PLO को ये पता लग चुका था कि इजराइल को हराना उनके बस की बात नहीं है। और इसके बाद इजराइल ने इस वॉर से इजिप्ट से सिनाई डेजर्ट को छीन लिया और जॉर्डन से वेस्ट बैंक को छीन लिया। और जब वॉर से भी इस समस्या का हल नहीं निकल पा रहा था तब दोनों ही कंट्रीज इजिप्ट और इजराइल ने डिसाइड किया कि एक समझौता करते हैं। तब 17 सितंबर 1978 को एक समझौता होता है इजराइल और इजिप्ट के बीच में। और इस समझौते का पहला पॉइंट था कि अब इजराइल सिनाई डेजर्ट को इजिप्ट को वापस कर देगा और ना ही अब इजराइल इजिप्ट पे अटैक करेगा और बदले में इजिप्ट भी इजराइल को अब ऑयल सप्लाई करेगा, क्योंकि अब इजराइल को पूरे अरब वर्ल्ड और PLO ने रिकॉग्नाइज कर लिया था। पर पैलेस्टीन के अंदर एक वर्ग ऐसा भी था जो इजराइल के एग्जिस्टेंस को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था और जिसका नाम था हमास। इसे 1987 में बनाया जाता है और इस पार्टी को एंटी जियोनिज्म पार्टी भी कहते हैं क्योंकि ये इजराइल के एग्जिस्टेंस को मानते ही नहीं है। ये पूरे इजराइल को खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए इसके अंदर 2 विंग्स काम करते हैं। पहला विंग है मिलिट्री विंग जिसे पूरा वर्ल्ड टेररिज्म घोषित कर चुका है और जो इनका पॉलिटिकल विंग है उसे पूरा वर्ल्ड रिकॉग्नाइज करता है। और इसके बाद 1993 में आता है ऑस्लो समझौता। इसके अंदर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर और PLO के लीडर दोनों समझौता करते हैं कि जितनी भी इजराइल की आर्मी वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप पे है वो पीछे हट जाएगी और पैलेस्टीन के लोगों को सेल्फ इंडिपेंडेंस रूल दिया जाएगा। पूरे अरब वर्ल्ड और PLO ने मिलकर इजराइल के साथ समझौता कर लिया, पर हमास ने आज तक इजराइल के साथ समझौता नहीं किया है, जिसका खामियाजा पैलेस्टीन को आज भी गाजा स्ट्रिप पर मासूम लोगों की जानों के साथ चुकाना पड़ता है। आई होप अब आप मेरी बातों को रिलेट कर पा रहे होंगे कि क्यों आज भी USA इजराइल को फुल फ्लैज सपोर्ट करता है और इसीलिए आज तक अरब वर्ल्ड इजराइल को हरा नहीं पाया है। और अरब वर्ल्ड को आज तक ये बात समझ नहीं आई है और ये आपस में ही लड़ते जा रहे हैं। शायद जितना डेवलप्ड आज वेस्ट और यूरोप है शायद उससे भी ज़्यादा डेवलप्ड मिडिल ईस्ट और एशिया होता। आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो किसी ना किसी वे में इंफॉर्मेटिव ज़रूर लगा होगा। ये मेरा पहला ही प्रयास था इस तरीके से कुछ नया करने का। अगर मुझसे इस वीडियो में कुछ गलतियाँ हुई हो तो आप अपने फीडबैक के थ्रू कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं कि किस तरीके से मैं आगे चलकर अपनी सारी गलतियों को इम्प्रूव कर सकूँ। और हाँ, आगे चलकर आप किस तरीके की वीडियोस देखना चाहते हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में सुझाव के ज़रिए बता सकते हैं। और जाते जाते अगर आपको ये वीडियो किसी भी वे में इंफॉर्मेटिव लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड कीप लर्निंग। धन्यवाद।